Hello student, this is Manish. Welcome to Sir Classes and today I am going to start sales. It is a very important and interesting chapter of class 8. इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक्स यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जो एक सेल है जिसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। स्टूडेंट, today we are going to start cell structures and functions. This is very interesting and important chapter of class 8. ये को इंसिडेंट है कि क्लास 8 में चैप्टर 8 है और इसमें हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। सेल ऐसे भी इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि इसमें हम लोग अपने बॉडी के बारे में जानते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेल के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें कंटेंट पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशंस ऑफ सेल के बारे में, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ द सेल देख लेंगे कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ द सेल्स, किस ऑर्गेनिज्म में कितनी नंबर्स में सेल पाए जाते हैं। फिर सेल का शेप देखेंगे, उसकी साइज देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसको ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। सेल के जिस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, उसी प्रकार से सेल में भी अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं। तो उसको पार्ट्स ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, सेल वॉल रहता है, क्रोमोजोम रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, वैक्यूल रहता है, प्लास्टिड्स रहता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक स्मूथ ईआर होता है और एक रफ ईआर होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनेशंस ऑफ द सेल। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिक यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सच है, जैसे मकान होती है ना, मकान में एक फंडामेंटल एक बेसिक यूनिट जो होती है ब्रिक्स होता है, तो ब्रिक्स को मकान का एक बेसिक यूनिट बोला जाता है। उसी प्रकार से हमारे ऑर्गेनिज्म या बॉडी में सेल क्या एक होता है? बेसिक यूनिट होता है। तो ये सेल जो एक लैटिन वर्ड सेला से आया है, सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल functional and biological unit of all known living organism. A cell is the smallest unit of life that can replicate independently and cells are often called the building blocks of life. And अब बात करते हैं कि जब सेल एक बेसिक यूनिट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है, तो इस सेल को सबसे पहले खोजा किसने? ये क्वेश्चंस अराइज होता है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, वो डिस्कवर द सेल। तो एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1655 में क्या किया था, इसका खोज किया था। ये एक ड्राइड सेक्शन कॉर्क ट्री, जो मतलब बोल सकते हैं मधुमक्खा हनीकॉम्ब के छत्ता था, ये डेड सेल था। तो इसको खोजने वाला का जो कहा जाता है कि डिस्कवर ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, वो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1655 में ये सेल की खोज की थी। एक और ये नॉर्मल नेकेड आई से नहीं दिखता है, तो ये इन्होंने एक माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे इन्होंने देखा था। तो अब बात करते हैं कि ये जो फिर उसके बाद व्हेन इम्प्रूव्ड साइंटिस्ट कुड स्टडी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली व्हेन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स विथ हाई मैग्निफिसेंट वेर इन्वेंटेड 150 years आफ्टर द हुक फर्स्ट observed the cells 1830. Two German scientists called Matthias Schleiden and Theodor Schwann proposed a cell theory. अब कुछ दिनों के बाद, 150 साल के बाद, 1830 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्लाइडेन और स्वान करके थे। उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया। तो उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म,
जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी सेल से बने होते हैं। सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इन्होंने बताया कि अ सेल्स बॉर्न आउट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। तो कहता है सेल डिवीजन होने से पहले ये प्री एग्जिस्ट होता है, यानी पहले से मौजूद होती है। तो बात करते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी में चेंज होता है तो पहले यूनि होता है, सिंगल सेल से ही मल्टी सेल बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल जनरली नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो सिर्फ अंडा की बात करें, जो हेन की जो अंडी होती है वो सिंगल सेल से विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। अंडा का एक ऐसा मात्र जो सेल होता है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। देयर आर बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन टॉल ट्री और लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल हो, टॉल ट्री हो या छोटा हो, इसमें बिलियन ट्रिलियन क्या पाया जाता है, सेल पाए जाते हैं। एक मुट्ठी आप सॉइल रहते हो तो उसमें काफ़ी मिलियंस, एक मुट्ठी सॉइल से मिलियंस बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अ ह्यूमन बॉडी also हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच हैव डिफरेंट शेप साइज एंड फंक्शंस। हम एक ह्यूमन बॉडी में लगभग ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं और उनकी जो शेप्स होता है और साइज होता है और उनके फंक्शंस होता है वो सब डिफरेंट होता है। तो सभी सेल एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग और उनका फंक्शन भी अलग होती है। ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है मल्टी सेलुलर, जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा होता है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, जिसको हम लोग सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपको पता है अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सूडोपोडिया हो गया, ये सब चीज़ें। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है एल्सो स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि सिंगल सेल से ही मल्टी सेल बनता है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या करता है कि जब फर्टिलाइज्ड कोई भी एग होती है तो वो सिंगल सेल होता है और उससे फिर सेल अलग अलग जब होती है तो फिर वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एल्सो परफॉर्म ऑल द नेसेसरी लाइफ फंक्शंस लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है जितने फंक्शंस करती है, सेम एक सिंगल सेल में भी उतना ही फंक्शंस होता है। जैसे इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे फूड को आप निगलते हो, फिर उसको डाइजेस्ट करते हो, फिर एस्पायरेशंस होती है, एक्सक्रीशन बाहर निकालते हो, रिप्रोडक्शंस होती है एंड ग्रोथ। तो ये मल्टी सेलुलर में भी और सिंगल सेलुलर में भी होता है। ऐसा नहीं है कि मल्टी सेल है तो सिर्फ उसी में होगा, सिंगल सेल में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। The only difference is that while a single cell performs all the functions in the unicellular organism, multicellular organisms have a specialized group of cells perform different functions. अब हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल। तो आपको पता है सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनती है, और टिश्यू से क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनती है। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर तैयार होती है। Shape of cells. The amoeba, which is single-celled organism, does not have a definite shape. तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है जिसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। इट्स अ शेप कीप्स चेंजिंग एट इट मूव्स और फीड्स। वो डिपेंड करता है कि अगर खाना खा लिया तो उसका शेप चेंज हो जाता है, खाना नहीं खाया तो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका शेप जो होता है ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। उसके बाद बात करते हैं सूडोपोडिया। मीनिंग, इसका मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है फल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। दिस प्रोजेक्ट आर नोन एज सूडोपोडिया। ह्यूमन हैव मिलियंस ऑफ सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारे शरीर में दो प्रकार का ब्लड सेल्स होते हैं, एक आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल that make up muscles and cells that form nerves. Their shapes vary according to functions and they perform. Most cells are round, स्फेरिकल्स और इलोंगेटेड। सेल का जो शेप होता है वो राउंडेड होता है, स्फेरिकल्स होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। सम आर स्पाइंडल शेप्ड, कुछ स्पाइंडल शेप्ड भी होते हैं, लेकिन जनरली जो सेल्स की जो साइज होती है वो होता है, शेप जो होती है वो राउंड होती है और स्फेरिकल्स और इलोंगेटेड होती है।
Nerve cells or neurons are quite long or branches out to receive and transfer message. जो न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल्स जो होती है जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो काफ़ी लंबा होता है और उसमें बहुत सारे ब्रांच्ड होते हैं. उनका जो काम होता है मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना. अब हम लोग बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे है. एक एक फैट सेल है, उसके बाद एक आपका स्पर्म है. स्पर्म ये सेल है जो ह्यूमन बींग्स में होती है, मेल में होता है. ओवम है जो आपका महिलाएं में होती है, वुमेन्स में. स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल्स है और नर्व सेल्स है. तो इस तरीके से शेप है और साइज है सेल का. अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ द सेल्स. द साइज ऑफ सेल्स में वेरी फ्रॉम अ मिलियन ऑफ अ मीटर नोन एज माइक्रोन. तो सेल का जो साइज होता है वो माइक्रोन में होता है और टू अ फ्यू सेंटीमीटर, बट मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आई. वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी दीज माइक्रोस्कोपिक सेल्स. बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो उसको हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं जिसका नाम माइक्रोस्कोप होता है. तो सबसे जो छोटा जो होता है साइज में सेल, वो लगभग 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है. सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा है, जो जिसकी जो एरिया होती है वो 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग अगर में काउंट किया, माइक्रोमीटर में काउंट करेंगे तो 170 मीटर इंटू 130 मिलीमीटर माइक्रोमीटर. अब हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट द साइज ऑफ सेल्स ऑफ ए लार्ज एनिमल. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा एनिमल है तो उसमें ज़्यादा सेल होगा, छोटा एनिमल है तो उसमें कम सेल होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. एक एग्जांपल ले लो कि नर्व सेल ऑफ अ रैट एंड नर्व सेल ऑफ एन एलिफेंट परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड हेंस एरिया आर ऑफ द सेम साइज. तो जो नर्व सेल होता है रैट में और एलिफेंट में, दोनों का फंक्शन सेम होती है और साइज भी सेम होता है. तो फिर आप एलिफेंट तो बड़ा था, रैट छोटा है, फिर दोनों में डिफरेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं. दोनों में अलग अलग नहीं होकर सेम होता है. तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, तो इसमें सेल्स जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होती है. सेल से ही टिश्यू बनता है. स्पेशलाइज सेल्स विद सिमिलर फंक्शंस, उसका फंक्शंस होता है. फिर उसके बाद ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स ऑर्गेनेल्स बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं. अब बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की. तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द इंटरनल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम. तो इस सेल मेम्ब्रेन क्या एक सेल से दूसरे सेल्स को अलग करती है, एक झिल्ली टाइप होती है और इसको क्या करती है, अलग करती है. इट इज अ पोरिश एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को मूव करता है, अलाउ करता है और मटेरियल्स को इनवर्ड और आउटवर्ड बाहर निकालता है, अंदर अंदर ले जाता है. इस तरह का मूवमेंट का काम करने का परमिशन देता है सेल मेम्ब्रेन. और बात करते हैं न्यूक्लियस का. इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. तो ये जो होता है इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. के सेंटर में ये न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद रहता है. ये सेपरेट करता है, सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन. ये सेपरेट कर अलग करता है साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन को, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट यूज इंफॉर्मेशन इन द क्रोमोसोम डिसाइड दैट ईच ऑर्गेनेल शुड बी एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल. अब बात करते हैं द न्यूक्लियस कंटेन एंड इवन स्मॉलर concentrated material called nucleus. Up now I am discussing about cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. It's a looking like jelly-like substance and which is present between cell membrane and nucleus. जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है. जेल आप देख रहे हैं जो सर में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं, उस टाइप से ये चिपचिपा टाइप का होता है. वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनेल्स मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में. अब बात करते हैं सेल वॉल. तो सेल वॉल आपको मालूम होनी चाहिए कि सेल वॉल सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, सॉरी प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं होता है. अ सेल वॉल इन एडिशनल कवरिंग over the cell membrane in plant cell. It gives shape and rigidity to these cells. एक
एक्चुअली इसका वर्क जो फंक्शंस होता है, ये एक जो सेल्स को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है. इट गिव्स रिजिड स्ट्रक्चर प्लांट्स एंड इट वाई दे कैन विथस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ हाई वेलोसिटी विंड रेन हाई टेम्परेचर. सेल वॉल प्लांट में होता है, रिजिडिटी स्ट्रेंथनेस ये सब उसको प्रोवाइड करता है पेड़ को, ताकि वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को, हाई विंड को, वेलोसिटी को क्या कर सके, वो सही सहन कर सके. अब हम लोग बात करते क्रोमोजोम्स. तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल एंड ऑर्गेनेल्स. तो सेल में क्या क्या होता है, तो क्रोमोजोम्स हम लोग बात करते हैं. तो इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग जान रहे हैं 8 क्लास में, फिर 9 क्लास में इसको डीप में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम. ये न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो केंद्रक होते हैं ना, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोजोम्स कहते हैं. दिस कैरी, ये इसका मेन जो काम होता है ना, ये एक्चुअली जो पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, गुण होती है, उसको बच्चों में ट्रांसमिट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है. तो इट्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ट्रांसफर टू कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स. क्रोमोजोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन. तो एक डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, है ना. तो इसमें बात करते हैं कि ये इस जो डीएनए बना किस चीज़ का होता है, तो एक क्रोमेटिन एंड प्रोटीन का बना होता है डीएनए. क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द डीएनए. तो पेरेंट्स की जो विशेषता होती है, पेरेंट्स की जो क्वालिटी होती है, वो बच्चों में ट्रांसमिट करता है. अब बात करते हैं, नाउ डिस्कसिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक जो होता है इस काफ़ी स्मॉल होता है. इट इज़ द वेरी जनरल स्मॉल, लाइक दैट 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, एंड 1 UM में क्या होता है 10 to the power 6 meter, and the nucleus is not well defined and known as nucleoids. सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम होते हैं, मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट लाइक दैट बैक्टीरियाज. तो इसमें यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है. इसमें सेल की साइज काफ़ी छोटी होती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, एब्सेंट होता है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक्स में. तो ये इट इज़ लार्ज दैन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स 5 to 100 UM. द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियस जो होता है वो काफ़ी बड़ा दिखता है एंड वेल डिफाइंड. इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. possesses more than one and linear chromosomes. It is membrane bound सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ह्यूमन सेल. तो यूकैरियोटिक जो होते हैं इसमें जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और ह्यूमन बींग्स उसी का पार्ट है यूकैरियोटिक सेल्स की. अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप फिगर से भी देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है. तो पहले यूकैरियोटिक का देख लेते हैं. तो मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया. तो आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है. ठीक है. फिर मेम्ब्रेन्स इनक्लोज न्यूक्लियस जो होते हैं इसमें नहीं होता है, लेकिन राइबोसोम दोनों में होता है. सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, है ना. फिर कैप्सूल होता है, फ्लैगिलियम होता है, सेल वॉल होता है. तो इस तरीके से दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट देख लिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का. अब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स का. तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स और इरेगुलर शेप विच आर फाउंड इन सेल्स. इट इज इरेगुलर शेप्स जो कहाँ पर मिलता है, सेल में मिलता है. और वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स का मतलब बबल्स टाइप का होता है. The vacuole stores are the food and the variety of nutrients that a cell might need to survive or waste. In plant cells, vacuoles are much larger. तो vacuoles जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन्स में. इट्स अ प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स. ए प्लांट को काफ़ी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. अब प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. तो प्लास्टिड्स जो होता है एक काफ़ी छोटी होती है, कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, एक स्ट्रक्चर जो काफ़ी कलरफुल होती है. एंड नाउ प्लास्टिड्स कैरी पिगमेंट. तो प्लास्टिड जो होता है पिगमेंट को कैरी करता है. जैसे आप पिगमेंट क्या क्या होता है, तो पिगमेंट
कलर को प्रोवाइड करती है। जैसे आपका हरा, जो प्लांट हरा होता है ना, तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। बहुत सारे, जैसे आप बीट देखोगे तो बीट को चुकंदर बोलते हैं, तो बीट में भी आपका एक पिगमेंट होता है जिसको बिटरनीन बोलते हैं। तो लाइकोपीन जो टमाटर में होता है, लाइकोपीन होता है। तो उस टाइप वो पिगमेंट का वर्क क्या होता है, तो पिगमेंट जो होती है सब्सटेंस को क्या करती है, कलर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। एंड पिगमेंट्स वेरीज कलर लाइक ऑरेंज, रेड, ग्रीन एंड इवन कलरलेस, है ना। द प्लास्टिड्स विच कैरी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एक्वेटिक टिश्यूज। तो इट इज प्रेजेंट प्लांट्स एंड एक्वेटिक एल्गी में। जो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें प्लांट क्या करता है, सेफ कुकिंग करता है, खाना बनाता है। क्लोरोप्लास्ट तो खाना कैसे बनाएगा, तो इट्स अब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूज इट इन कंजंक्शंस विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, इसके घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस इन सेल एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आप इसे देख सकते हैं इस पिक्चर को, लुक। तो आप इसमें देखेंगे ये अंदर में ये धागे टाइप का देखते हैं ना, तो ये डीएनए है सॉरी। और उसके जस्ट गोल गोल टाइप का आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज द राइबोसोम्स। एंड नाउ पॉइंट आप देख, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद देखेंगे कि ये आपका इंटर मेम्ब्रेन्स शेप यहाँ पर हो गया, और ये क्रिस्टे जंक्शंस हो गया। तो ये सब चीज़ें को हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लाइजोसोम्स का। तो लाइजोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन। तो ये स्मॉल मेम्ब्रेन्स होता है, और ये चारों तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, एंड दैट ब्रेक डाउन फूड्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है जब फूड ब्रेक होती है। तो एंड दे आल्सो रिमूव द ओल्ड एंड डैमेज या डेड ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द सेल एंड दस प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फर्दर डैमेज। तो ये ओल्ड और डैमेज होता है उसको रिमूव करती है, और नाउ इसमें फिर जो प्रोटेक्ट करता है, इससे बचाता है डैमेज और इंजर्ड होने से सेल्स को क्या करता है, बचाता है। अब हम लोग गोल्गी apparatus के बारे में जानते हैं। तो गोल्गी apparatus, गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ों को क्या किया था, खोज किया था। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कैरी करता। और आपको बता दें कि इसको पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ फूड भी कहा जाता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ये पैकेजिंग का काम करता है और पैकेज करके एक से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट्स अ टर्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। इट मेन फंक्शन इज टू मॉडिफाई प्रोटीन। तो इसका मेन जो फंक्शंस है वो प्रोटीन को मॉडिफाई करना, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं, इट्स अ मॉडिफाई प्रोटीन आर प्लेस्ड इन गोल्गी सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट elsewhere इन द सेल when required. एंड नाउ और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर भी बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज a membranous organelles. It is found in all eukaryotic cells. तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और इट इज डिवाइडेड टू टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, स्मूथ और रफ ईयर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नाउ इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि रफ इंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कहाँ पर है, रेटिकुलम आपको यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। आप इसे देख सकते हैं राइबोसोम्स, दिस इज द राइबोसोम्स, न्यूक्लियर स्पोर्स हो गए, ये दाना दाना टाइप का, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, और ऊपर में रफ है। तो लाइजोसोम्स यहाँ पर होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड गोल्गी apparatus से टर्निंग जो है आपका ग्रीन टाइप्स का, ये गोल्गी apparatus है। अब हम लोग
रफ शॉर्ट में देख लेते हैं रफ ईआर क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट सिंथेसाइज एंड सेक्रेट प्रोटीन इन द सेल। तो सेल में क्या करता है, ये प्रोटीन को सेक्रेट्स करता है। स्मूथ ईआर का क्या वर्क होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज the main lipids in cell membrane and are very important in the process of metabolism. They also transport the product of the rough endoplasmic reticulum or to other cell part like the Golgi apparatus. It's also transport produce of rough endoplasmic reticulum cells part like the Golgi apparatus. Chromoplast क्या होता है, तो दिस कंटेन्स डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट, अलग अलग पिगमेंट को ये क्या करता है, इसमें मौजूद रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन कलर्ड। तो जिसमें ग्रीन कलर्ड होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं एंड ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल्स। जैसे आप बात करते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वाटर मिलकर जो क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट हाउ डू मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो कैसे कोई मॉलिक्यूल्स होता है इन करता है और आउट करता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होती है। तो मॉलिक्यूल्स इज टू मेन मेथड, दो मेथड से इन और आउट करता है। पहला जो है आपका ऑस्मोसिस और दूसरा क्या है, डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस मेथड क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो व्हेन द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम द एरिया, तो सॉल्वेंट जो मूव करता है एरिया से, इट्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द एरिया ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी permeable membranes in order to equalize the solution, the process is known as osmosis। जैसे आप बात कर लेते हैं, जब सॉल्वेंट मूव करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन through a semi permeable membrane order to equalize concentration level to both the solution। जैसे इसको एग्जांपल समझ लो, रूट्स ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। तो रूट जो क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस मेथड। यानी कहाँ से ऑब्जॉर्व करता है, तो सॉइल से, और किसके थ्रू, ऑस्मोसिस। तो उस ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड टू लो कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये हमेशा नेचर होता है कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेट, अगर मान लेते हैं जब रूट की कॉन्सेंट्रेट लो है और वाटर बाहर सॉइल की कॉन्सेंट्रेट हाई है, तो हाई मतलब सॉइल रूट क्या करेगा, उसको ऑब्जॉर्ब करेगा। ऑब्जॉर्ब मतलब उसको लेगा, यानी रूट का कॉन्सेंट्रेट क्या हो गया, लो हो गया, और सॉइल का हाई रहेगा तब वो पानी रूट में जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि लो शुगर कंसंट्रेशंस, हाई वाटर कंसंट्रेशंस, और इधर देखेंगे हाई शुगर कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशंस। तो अब बात करते हैं डिफ्यूजन का। when the particles of any materials move from regions higher concentration to that of lower concentration until the equilibrium is reached, the process is known diffusion। when you spray perfume, its fragrance is spread in air through diffusion। तो ये हायर कंसंट्रेशन डेट लोअर कंसंट्रेशन टू डेट द। तो डिफ्यूजन्स में क्या होता है कि जैसे आप स्प्रे, आप एक रूम में क्या करते हो, स्प्रे करते हो, तो वो क्या करता है, फैल जाती है। तो वो भी काम करती है हाई कंसंट्रेशन टू डेट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स आर स्फेरिकल्स बॉडी। तो राइबो एक स्फेरिकल्स बॉडी होती है जो आरएनए से एंड प्रोटीन एंजाइम से बना होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन्स, इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, एंड आर प्रेजेंट सेपरेटली इन साइटोप्लाज्म। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स का जो फंक्शंस है, द साइट्स वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज टेक प्लेस। अब इसमें देख लोगे कि प्लांट और एनिमल्स में कंपैरिजन करोगे तो देख लेते हैं लास्ट में। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेल वॉल प्लांट में, सेल वॉल प्लांट में होती है ना कि एनिमल सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, दोनों में होती है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो दोनों में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो सिर्फ प्लांट में होता है और एनिमल सेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर यू। आप देख लेना, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सेल वॉल में कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है कि एनिमल सेल में। तो आप बताओगे प्लांट सेल में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो सिर्फ पिगमेंट की बात हो रही है ना,
अब पिगमेंट की जब बात हो रही है तो प्लांट सेल में ही होगा ना। अगर मान लेते हैं कि अगर एनिमल में भी होता तो हम लोग भी हरा होता है, कोई रेड होता है, कोई ऑरेंज होता है, इस तरीके से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट सेल में। वैक्यूल्स कहाँ होता है? तो दोनों में होता है। इसको आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप पिक्चर से देख लेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स कैसे कैसे गोल्गी, इसमें हम लोग देख लेंगे कि आपका क्या क्या कहाँ पर अपसेंट होता है, क्या क्या पाया जाता है। तो इसको पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, मैं आपको कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर ये वीडियो मिल सके। और अगर आपको किसी भी टॉप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताएं ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच।